तो आज का सेक्शन है सेक्शन 129, दैट इज फॉर डिसबर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स. देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, वन इज आर्म्ड फोर्सेस, सेकंड इज सिविल फोर्सेस. सिविल फोर्सेस मतलब जो है पुलिस जो फोर्स है उसको यहाँ पर सिविल फोर्स बोला गया है इस सेक्शन के अंदर. एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ पुलिस सब इंस्पेक्टर मे कमांड. ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर है, या फिर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर है इंचार्ज पुलिस और पुलिस स्टेशन ऑफिसर उसको पावर है, या फिर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं हो, वो क्या कर सकता है, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस टू डिस्पर्स. वो जो भी एक असेंबली है 5 या उससे ज्यादा लोगों की या फिर अनलॉफुल असेंबली है उसको कमांड करेगा कि आप जो है डिस्पर्स हो जाओ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पीस, एंड इट शेल thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. और ये जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस हुक्म का पालन करे और डिस्पर्स हो जाए. सबसेक्शन 2 है, if upon being so commanded any such assembly does not disperse, ये ऑर्डर देने के बाद भी वो जो असेंबली है वो डिस्पर्स नहीं होती है, or if without being so commanded it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, या फिर ऐसा उनको लगे कि ये अगर इनको हुक्म दिया जाएगा, कमांड किया जाएगा, उसके बाद भी ये लोग डिटर्मिनेशन, ये लोग इतने हठी है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, तब क्या होगा, तब एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रिफर टू इन सबसेक्शन 1 मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स. ठीक है, ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को अलग किया जाएगा. एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, कोई भी मेल ऑफिसर होगा जो आर्म्ड ऑफिसर्स नहीं होगा उसकी मदद ली जाएगी. एंड एक्टिंग एज सच फॉर द पर्पस ऑफ डिस्बर्सिंग सच असेंबली एंड इफ नेसेसरी अरेस्टिंग and confining the person who form part of it in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law. अगर वो लोग डिस्पर्स नहीं होते हैं तो पावर है कि उनको अरेस्ट करना, उनको कन्फाइन करना. अगर वो लोग डिस्पर्स नहीं होते हैं तब की बात है. अब ये 129 था बाय पुलिस फोर्स. सेक्शन 130 है, वो है बाय आर्म्ड फोर्सेस, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली. If any such assembly cannot be otherwise dispersed, and if it is necessary for the public security that it should be dispersed, the executive magistrate of the highest rank who is present may cause it to be dispersed by the armed forces. जो executive magistrate में जो highest rank का officer होगा वो ऑर्डर करेगा armed forces को कि इनको जो है यहाँ से disperse किया जाए. Such magistrate may require any officer in command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse the assembly with the help of the armed forces under his command, and to arrest and confine such person forming part of it as the magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law. मैजिस्ट्रेट जो कमांड करेगा बराबर है, उसके हिसाब से जो आर्म्ड फोर्सेस होगी वो उस उन व्यक्तियों को अरेस्ट करेगी और उनको जो है कन्फाइन करेगी, जिससे कि उनको अकॉर्डिंगली पनिश किया जा सके लॉ के हिसाब से. सबसेक्शन 3 है, एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शेल ओबे सच रिक्विजिशन इन सच मैनर एज इट थिंक्स फिट. जो मैजिस्ट्रेट ने उनको, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने जो रिक्विजिशन किया है, मतलब जो रिक्वेस्ट किया है, उसका वो आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको पालन करना होगा. बट इन डूइंग सो ही शेल यूज एज लिटल फोर्स and do as little injury to the person and property as may be consistent with the dispersing the assembly and arresting and detaining such persons. और जब वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो रिक्वेस्ट है डिस्बर्समेंट का, उसको पालन करते हुए कम से कम ताकत का उपयोग किया जाएगा या कम से कम पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को इंजरी हो उसका ध्यान रखा जाएगा. अब सेक्शन 131 है, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स टू डिस्बर्स द असेंबली. अब इस सेक्शंस के अंदर क्या बताया गया है कि जहां पर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए,
ठीक है, तब वहां पर जो आर्म फोर्सेस का जो व्यक्ति है वो खुद ही ऐसे जो जो मॉब होता है, जो अनलॉफुल असेंबली होती है, उसको डिसबर्स कर सकता है। ये उसके पावर दिए गए हैं। यहाँ पर उसको जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पहले से पावर देने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब सेक्शन 132 है जो बताती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन। मतलब जो सेक्शन 123 है, सॉरी 129 है, 130 है और 131 है, उसके अंदर जो कामगिरी उन्होंने की हुई है, उस कामगिरी को चलते हुए उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। और अगर केस करना हो तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर वो आर्म फोर्सेस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो सिविल फोर्सेस थे, मतलब पुलिस वाले थे, तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोई भी कोर्ट के अंदर उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता, उनका जो एक्शन था उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन आता है सेक्शन 133 जो है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ये यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस का पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पर प्राइवेट न्यूसेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस की बात हो रही है। ये जो पावर दिए गए हैं, दिस पावर्स आर गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं पावर। ओके, तो सेक्शन 133 बोलता है कि व्हेनेवर a district magistrate, sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence if any as he thinks fit considers, वो क्या consider करता है, that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or canal which is or may be lawfully used by the public। यहां पर बताया गया है कि कोई भी नदी है या कोई रास्ता है या फिर कैनाल है जो पब्लिक पर्पसेस के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई न्यूसेंस है, तो उसको रिमूव करने का पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एसडीएम को दिया हुआ है। बी है दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स or merchandise is injurious to the health or physical comfort of the community and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सपोज मान लो कि कोई एरिया है और ये उस एरिया के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री किसी ने लगा दी है जिसमें से बहुत सारा मशीनरीज का आवाज होता है और वो पब्लिक के लिए न्यूसेंस बन चुका है, तो इन दैट केस उसको स्टॉप करना, उसको रिमूव करना, वो सारे पावर्स मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। थर्ड बता रहा है कि कोई बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सप्लोजन होता है या जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो उससे पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो वो रिमूव करने के पावर भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। अब डी बताता है दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इन सच अ कंडीशन दैट इट इज लाइकली टू फॉल। मतलब कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है या कोई झाड़ है, वो इस तरह से है कि वो गिर जाए, तो उसको रिमूव करने का पावर भी जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिया हुआ है। अब ई जो है वो है दैट एनी टैंक, वेल और एक्सकेवेशन एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस। मतलब कोई तालाब है, कोई कुआं है, उसको बाउंड्री उसकी करनी जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अदरवाइज वो पब्लिक के लिए डेंजर हो सकता है, तो वो ऑर्डर करने के पावर भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को है। उसके बाद है एफ that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of। ठीक है, कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है तो उसके बारे में जो रिलेटेड ऑर्डर करने के पावर है वो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को है। सच मैजिस्ट्रेट मे मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन causing such obstruction or nuisance or carrying on such trade or occupation or keeping any such goods or merchandise or owning, possessing, controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation or owning or possessing such animal or tree within the time fixed in the order। टाइम फिक्स करके ऑर्डर के अंदर बताया जाएगा कि उस व्यक्ति को क्या करना है। अब वो क्या करना है वो उसके बाद की सेक्शंस में दिया गया है। टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शंस और न्यूसेंस, टू डेजिस्ट फ्रॉम कैरिंग, उस काम को करने से मना करना, टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग, टू रिमूव और रिपेयर और सपोर्ट द बिल्डिंग, जो कुआं है, टू फेंस सच टैंक, वेल और एक्सकेवेशन,
to destroy, confine, or dispose of such dangerous animal in the manner provided by the magistrate subordinate to him at the time and place to be fixed by the order, and show cause in the manner hereinafter provided by the order should not be made absolute. मतलब पहले ऐसा ऑर्डर करना है जिसको हम इंटरिम ऑर्डर भी कह सकते हैं, उसके साथ में उसको एक शो कॉज नोटिस भी भेजनी है कि इस तरह का ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए, इस तरह का फाइनल ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए. ओके, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट, जो फाइनल ऑर्डर होगा बराबर है उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा. उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, camping ground, grounds left unoccupied for sanitary or recreating purpose. उसके बाद है सेक्शन 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, जो आगे आपने बताया सेक्शन 133 के अंदर उसका सर्विस और नोटिफिकेशन कैसे होगा वो बताया गया इसमें. The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in the manner herein provided for service of summons. आगे हमने पढ़ा कि समन्स की बजावनी कैसे होगी, उसी तरह से ये जो ऑर्डर होगा उसका सर्विस उस व्यक्ति को होगा जिसको वो काम करना है. If such order cannot be served, it shall be notified by proclamation published in such manner as the state government may by rules direct, and a copy thereof shall be stuck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person. अगर वो ऑर्डर को सर्व नहीं किया जाता है, सर्व नहीं हो सकता है वो समझ उस व्यक्ति को, तब क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के हिसाब से उसका प्रोक्लेमेशन नोटिफाई किया जाएगा और उसको उस जगह पे लगाया जाएगा जिससे कि उस व्यक्ति को पता चले कि ऐसा ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने किया है. सेक्शन 135 है पर्सन्स टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो कॉज. The person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order act directed thereby. मतलब जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने किया है उस ऑर्डर का पालन करना उसकी जवाबदारी है और उसको वो करना ही पड़ेगा, वो उसकी ड्यूटी है. ठीक है, और साथ में उसको अपीयर भी होना है और शो कॉज बताना है, मतलब उसको रीजन बताना है कि इस तरह का फाइनल ऑर्डर क्यों ना किया जाए. अब सेक्शन 136 से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, मतलब क्या वो नहीं करता है. सेक्शन 135 में जो दो चीजें बताई गई है कि जो उसको अगर कुआं है तो कुएं के अंदर बाउंड्री बनाना का उसको बोला गया है, अगर वो नहीं बनाता है या फिर वो शो को अपीयर वहां पर अपीयर होकर के बताता नहीं है कि वो बाउंड्री क्यों नहीं बनाई जाए, तब को क्या कहा गया सेक्शन 188 के अंदर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा. सेक्शन 137 है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड. वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the way of in the use of any way, river, canal or place, the magistrate shall on the appearance before him of a person against whom the order was made question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, rivers, canal or place, and if he does so the magistrate shall before proceeding under section 138 inquire into the matter. ठीक है, उसको शोकोज नोटिस मिला, शोकोज नोटिस मिलने के बाद वो क्या डिफेंस ले सकता है, वो ये डिफेंस ले सकता है कि ये जो न्यूसेंस है बराबर है, ये जो है पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, ये जो रिवर है या वे है, कैनाल है, ये पब्लिक यूज में नहीं आती. अगर वो उसने डिफेंस लिया है तब जाकर के मैजिस्ट्रेट उसको जो है इंक्वायरी करेगा एज पर सेक्शन 138. If in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceeding until the matter of the existence of such right has been decided by the competent court, and if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down under section 138. इंक्वायरी क्या करेगा कि भाई कि इसका जो पब्लिक राइट जो अवेलेबल है पब्लिक के पास या नहीं है, ये पब्लिक न्यूसेंस है या नहीं. अगर उसको ऐसा लगता है कि वो रिलायबल एविडेंस है इस चीज को बताने के लिए कि इसके अंदर पब्लिक न्यूसेंस नहीं होता है, तो वो अपने खुद के ऑर्डर को स्टे करेगा. और अगर वो स्टे नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि वो साबित कर सके कि ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, इन दैट केस वो सेक्शन 138 के अंदर ऑर्डर करेगा. अब सब सेक्शन 3 है, अ पर्सन हु हैज ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 1 फेल टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट of the nature therein referred to, or who having made such denial has failed to adduce reliable evidence in support thereof, shall not in the subsequent proceeding be permitted to make any such denial.
जब मैजिस्ट्रेट ने उसको पूछा था और उसने ये चीज को नहीं बताया था, या फिर उसने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, आई विल प्रोड्यूस द एविडेंस, उस चीज का उसने एविडेंस नहीं दिया है, ठीक है, तब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर वो इस तरह का जो भी है डिफेंस नहीं ले सकता। अब सेक्शन 138 है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कोज। If the person against whom an order under section 133 is made appears and show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the manner as in the summons case। जो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करने का बताया गया सेक्शन 137(1) के अंदर, वो जो इंक्वायरी होगी उसका नेचर क्या होगा, वो समन्स केस की तरह उसका इंक्वायरी होगा। If the magistrate is satisfied that the order either as orally made or subject to such modification as he considers necessary is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or as the case may be with such modification। यहां पर क्या बता रहा है कि जब सेक्शन 133 थी उसके अंदर ऑर्डर तो हो ही चुका था, इंटरिम ऑर्डर जो बोलते हैं, और उसके साथ शोकोज नोटिस जाता है। अब आफ्टर इंक्वायरी किया उसने, इंक्वायरी के बाद उसको लगता है कि ऐसा ऑर्डर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो वो मॉडिफिकेशन उसके अंदर कर देगा। अब सब सेक्शन 3 बोलती है इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। अगर उसको लगता है कि इसमें आगे कोई प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है तो वो कोई प्रोसीडिंग उसके अंदर नहीं करेगा। सेक्शन 139 है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर कोई ऐसा इश्यू आता है कि जिससे कि वो डिफेंस ले रहा है कि ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, या फिर वो जो कैनाल है, कुआं है, वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, या फिर वो किसी और लोकल इन्वेस्टिगेटर के पास से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, या फिर एग्जामिन कर सकता है किसी एक्सपर्ट को। और वो कैसे एग्जामिन करेगा, डायरेक्ट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट, या फिर समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट, उसको समन किया जाएगा एक्सपर्ट को और उसको एग्जामिन किया जाएगा। अब सेक्शन 140 है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। Where the magistrate directs a local investigation by any person under section 139, the magistrate may furnish such person with such written instruction as may seem necessary for his guidance, declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation shall be made। यहाँ पर जब मैजिस्ट्रेट जो है किसी लोकल इन्वेस्टिगेटर को बोलेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा उसका रिटर्न इंस्ट्रक्शन उसको देगा, और उसको इन्वेस्टिगेटर का जो पेमेंट होगा, जो कॉस्ट होगा, वो कौन पे करेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी या फिर जिसको सामने ऑर्डर होना है वो व्यक्ति पे करेगा, उसका भी रिटर्न ऑर्डर करेगा। The report of such person may be read as evidence in the case। जो रिपोर्ट होगी that will be read in the evidence, मतलब वो एविडेंस में एडमिसिबल होगा। Where the magistrate summons and examines an expert under section 139, the magistrate may direct by whom the cost of such summoning and examination shall be paid। सेक्शन 139 के अंदर हमने देखा कि एक्सपर्ट को समन्स करना और उसको बुलाना और उसको एग्जामिन करना, तो वो एग्जामिनेशन का जो कॉस्ट होगा उसका ऑर्डर जो है वो भी मैजिस्ट्रेट करेगा। सेक्शन 141 है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। ठीक है, अगर उसका डिसओबीडियंस होता है उस ऑर्डर का तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। When an order has been made absolute under section 136 or 138, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice, and inform him that in case of disobedience he will be liable to the penalty provided by section 188 of the IPC। सपोज कि कोई बिल्डिंग है वो गिरने वाली है और मैजिस्ट्रेट उसको बोलता है कि आप इसको रिमूव कर दो या फिर इसको ऐसा इसमें कुछ चेंजेस करो जिसकी वजह से ये नहीं गिरे, तो आप मैजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि कितने दिनों के अंदर आपको ये काम करना है, और ये भी बताएगा कि अगर आप ये काम इतने दिनों में नहीं करोगे तो आपके खिलाफ जो है 188 आईपीसी का प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाएगा और उसके जो भी डिसओबीडियंस का कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। सबसेक्शन 2 है इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम फिक्स। अगर वो काम उसने उस टाइम पीरियड में नहीं किया तो क्या। द मैजिस्ट्रेट मे कॉज इट टू बी परफॉर्म एंड मे रिकवर द कॉस्ट परफॉर्मिंग इट आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग गुड्स और अदर प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर। मतलब तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो खुद वो काम को करवाएगा और उस करवाने का जो भी कॉस्ट होगा वो उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर भी हो सकता है,
या फिर इसमें डिस्ट्रेस सेल का भी ऑप्शन दिया, रिमूव बाय हिज ऑर्डर और बाय द डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी of such person with or without such magistrate local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and shall, when endorsed by the magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. मतलब कि अगर वो मेरे लोकल jurisdiction के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है तो मैं ऑर्डर कर सकता हूं कि उसको डिस्ट्रेस करो और उसको सेल करो, लेकिन अगर वो मेरे जुरिस्डिक्शन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी नहीं आती है तो मैं उस मैजिस्ट्रेट को रिक्विजिशन भेजूंगा जो मैजिस्ट्रेट उस एरिया का है जहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, ताकि वो उसको सेल कर सके, उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर सके और सेल कर सके। सबसेक्शन 3 है, नो सूट शेल लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। कोई भी सूट व्यक्ति नहीं कर सकता। 142 है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। हमने देखा आगे कि आगे 137 के अंदर उसको कुछ डिफेंसेस लेने हैं और डिफेंसेस का उसको इंक्वायरी होगा, लेकिन जब तक वो इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये तो पब्लिक जो है जो पब्लिक गुड के लिए ये जरूरी है कि उसको इमीडिएटली करवाया जाए, तब इन दैट केस मैजिस्ट्रेट जो है उसको इंजंक्शन करेगा। If a magistrate making an order under section 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter। जब तक वो मैटर डिसाइड नहीं होती और वो पब्लिक के लिए डेंजर है वो चीज, या फिर पब्लिक को इंजरी हो सकती है, तब उसका इंजंक्शन देगा और उसको इमीडिएटली करने का हुक्म देगा। In default of such person forthwith obeying such injunction, the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury। तब वो मैजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या किसी और से भी वो काम करवा सकता है जिसकी वजह से इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके या फिर वो डेंजर को अवॉइड किया जा सके। और 142 सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर जो मेजर्स मैजिस्ट्रेट ले रहा है वो सब सेक्शन 3 के हिसाब से उसके अगेंस्ट में कोई भी सिविल सूट नहीं फाइल किया जा सकता, क्योंकि वो एक्शन जो है उसने गुड फेथ में लिया था। 143 है, मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। A district magistrate, SDM or any other executive magistrate empowered by the state government or the district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in the Indian Penal Code or any special or local law। ठीक है, जैसे कि सपोज वो आपके एरिया के अंदर, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर वो फैक्ट्री चला रहा है, मशीनों का आवाज हो रहा है, ठीक है, उसने अभी बंद करवा दिया, लेकिन वो ऑर्डर ये भी करेगा कि आगे से जो व्यक्ति है वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगा, उसको रिपीट नहीं करेगा, ताकि रिपीटेडली उस तरह के ऑर्डर और उस तरह का प्रोसीडिंग नहीं करना पड़े। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर, सेक्शन 144 है, power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger in case where in the opinion of a district magistrate or sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specifically empowered by the state government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management if such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tend to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or a nuisance or a disturbance of a public tranquility or a riot or an affray। यहाँ पर बताया गया है कि कोई ऐसा काम है जो अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, लेकिन वो अभी गति में है, कोई ऐसा न्यूसेंस है जिसकी तैयारी हो रही है, या ऐसा न्यूसेंस है जो अभी चल रहा है, जो कंप्लीट हो जाएगा तो इट वुड बिकम अ न्यूसेंस। इन दैट केस मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो न्यूसेंस बने उसके पहले ही, ये अप्रीहेंड, जब उसको ऐसा लगे कि ये अप्रीहेंड द डेंजर्स, उसके पहले ही उसको रोकने का पावर मैजिस्ट्रेट
कर सकता है सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 2 है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed be passed ex parte। उसको समन्स किया जाएगा, हमने आगे देखा 134 का जो प्रोविजन है वो, लेकिन तब तक भी अगर ऐसा लगता है कि इसको रोकना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, तो एक्स पार्टे ऑर्डर किया जाएगा। एंड सबसेक्शन 3 है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल or persons residing in a particular place or area or to the public generally when frequently or visiting a particular place or area। इस सेक्शन में जो ऑर्डर है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है या उस एरिया के जो लोकल रेसिडेंट्स है उन सभी को किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग देयरऑफ। जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर की मैक्सिमम पीरियड जो है, उसका लिमिटेशन जो है वो 2 महीने तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और फॉर प्रिवेंटिंग अ रायट और एनी अफ्रे, इट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एन ऑर्डर मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स फॉर सच फर्दर पीरियड not exceeding 6 months from the date on which the order was made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specify in the said notification। मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया है उसका जो पीरियड है वो सिर्फ 2 महीने का रहेगा, 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन से बोल सकती है कि जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वो उस 2 महीने के खत्म होने के बाद से अगले 6 महीने तक भी एग्जिस्ट करेगा। सबसेक्शन 5 है जो रिव्यू के बारे में है, एनी मैजिस्ट्रेट मी इधर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अग्रीड रिसाइन और ऑल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस। मतलब उसके पास एप्लीकेशन आती है जिसके ऊपर या फिर उसको खुद से ऐसा लगता है कि अब उस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना जरूरी है तो वो मॉडिफिकेशन कर देगा। सबसेक्शन 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम लिया, अगर वो 6 महीने के अंदर उस स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देना चाहिए या चेंज कर देना चाहिए तो वो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 7 है फिर, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 6 इज रिसीव्ड, the magistrate or the state government as the case may be shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him to it either in person or by pleader and showing cause against the order, and if the magistrate or the state government as the case may be reject the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reason for doing so। मतलब जब भी कोई एप्लीकेशन इस तरह की मिलेगी, सेट अगर उन्होंने सुओ मोटो किया है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन मिलती है तो उस व्यक्ति को बुलाना, उस व्यक्ति को सुनना या फिर उसके प्लीडर को सुनना जरूरी है। और अगर वो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट करते हो तो इन दैट केस उसको रीजन देना भी जरूरी है। ओके, सेक्शन 144A भी यहाँ पर है जो पीडीएफ में नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि 2005 के अंदर इंसर्ट किया गया है। This is power to prohibit carrying arms in procession or mass drill or mass training with the arms। ठीक है, सेक्शन 144A है वो प्रोहिबिट करता है, वो डायरेक्शन देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि कोई भी तरह का कोई जुलूस निकालता है या फिर कोई ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग कैंप करता है आर्म्स के साथ, उसका जैसे कि शादी में वरघोड़े निकाले जाते हैं तो उस चीज को प्रोहिबिट कर सकता है मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 145 है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, हमने आगे जो देखा वो न्यूसेंस के बारे में था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। पानी का या जमीन का कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से यहाँ पर शांति भंग हो सकती है, वहां पर प्रोसीजर क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया है। Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction,
he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time, and to put in written statement of their respective claims as respect the fact of actual possession of the subject of dispute. यहाँ पर क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से या अदर इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि पानी या जमीन की किसी चीज की वजह से या जमीन की बाउंड्रीज होती है उसकी वजह से उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी तरह की शांति भंग हो सकती है, तब वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टी को नोटिस भेज के उनको बुलाएगा, जहां पर वो लोग खुद या फिर अपने वकील के मार्फत, अपने प्लीडर के मार्फत हाजिर होंगे और बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन किसका है। सबसेक्शन 2 है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। मतलब क्या क्या इंक्लूड हो गया, अगर आप मच्छी पकड़ने जाते हैं वो भी आ गया, जो पाक है खेत में लगा हुआ वो भी आ गया, कोई मार्केट भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया, सारा कुछ लैंड और वाटर के अंदर इंक्लूड हो गया। सबसेक्शन 3 है, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी शोड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द सर्विस ऑफ अ समन्स upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute। जो भी ऑर्डर कर रहा है मैजिस्ट्रेट वो कहां पर लगाया जाएगा, उस कॉन्स्पिशियस प्लेस जो है जहां पर डिस्प्यूट होने की शक्यता है वहां पर लगाया जाएगा और उन व्यक्तियों को भी भेजा जाएगा। सबसेक्शन 4 है, the magistrate shall then without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right to possess the subject of dispute peruse the statement so put in here the parties receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute। ये सेक्शन क्या बोल रही है कि टाइटल किसी भी व्यक्ति का हो, पजेशरी राइट किसका है उस जगह का, वो डिसाइड करने के लिए जो भी एविडेंस लेने की जरूरत होगी वो एविडेंस लेने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वहां पर पोजीशन किसका है। प्रोवाइडेड that if it appears to the magistrate that any party has been forcefully and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of a police officer or the other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1। जब ये पुलिस वालों ने रिपोर्ट भेजा था या जब उसको इंफॉर्मेशन मिली थी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, उससे 2 महीने पहले तक किसी और का कब्जा था, लेकिन उससे 2 महीने के अंदर उसका कब्जा जो है उसका छीन लिया गया, डिस्पोजेस किया गया, तब वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये मान के चलेगा कि जिसको डिस्पोजेस किया गया था अभी भी पोजीशन उसी का है। सबसेक्शन 5 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed, and in such case the magistrate shall cancel the said order and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation the order of the magistrate under subsection 1 shall be final। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि अगर पार्टी आती है और ये बताती है कि यहाँ पर कभी ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था या फिर अभी फिलहाल नहीं है, तब मैजिस्ट्रेट उस जो ऑर्डर जो उसने सबसेक्शन 1 में किया था उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, या फिर प्रोसीडिंग जो अभी चालू है वो प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी मैजिस्ट्रेट इंपोज करेगा वो सारा उसके ऊपर होगा, और वो जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट करेगा प्रोसीडिंग को अबेट करने का या फिर प्रोसीडिंग चालू है उसको स्टे करने का, दैट वुड बी द फाइनल ऑर्डर। सबसेक्शन 6A है, if the magistrate decide that one of the parties was or should under the proviso to subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law। मतलब वो ये ऑर्डर करेगा अगर पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद है कि जिसका अभी कब्जा है वही कब्जे में रहे और जिसका अभी कब्जा नहीं है वो कब्जा नहीं करे, ठीक है, इस तरह का ऑर्डर जो है वो मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है और वो ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगा।
और जो दूसरी पार्टी है वो उसको एविक्ट नहीं कर सकती सिवाय के वो सिविल कोर्ट में जाकर के अपने फेवर का ऑर्डर लेकर के आए। अब बी है, द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 shall be served and published in the manner laid down in subsection 3। कैसे ऑर्डर सर्व करेगा उसकी प्रक्रिया बताई गई है। सबसेक्शन 7 है, when any party to any such proceeding dies, the magistrate may cause the legal representative of the deceased party to be made a party to the proceeding and shall thereupon continue the inquiry. And if any question arises as to who the legal representative of the deceased party for the purpose of such proceeding is, all person claiming to be the representative of the deceased party shall be made parties thereto। ठीक है, अब ये बहुत क्लियर है कि जब इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चलने के अंदर कोई भी एक पार्टी का जो है एक्सपायर हो गया है तो उस पार्टी के लीगल एयर्स जो है उनको जोड़ा जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन है। दूसरा पार्ट जो है सेक्शन का वो ये बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा लोग क्लेम करते हैं कि मैं भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं भी उसका लीगल हेयर हूं, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उन सारे व्यक्तियों को जोड़ देगा। Subsection 8 है, if the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property the subject of dispute in the proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for disposal of such property or the sale proceeds thereof as he thinks fit। कोई क्रॉप है या फिर ऐसी कोई चीज है जो जल्दी खराब हो सकती है तो वो उसको बेचने का ऑर्डर कर सकता है, और वो बेचने का जो भी ऑर्डर होगा या उससे सेल से जो पैसा आया है वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो इंक्वायरी के रिजल्ट के ऊपर आधार रखेगा कि इंक्वायरी के आखिर में कोर्ट ने बोला कि ए व्यक्ति को जो है इसका सेल प्रोसीड्स मिलना चाहिए या वो जो चीज है जो क्रॉप से वो मिलना चाहिए तो वो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 9 है, द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन on the application of either party issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or things। जैसे कि आपने सीपीसी में आप देखते हो कि जिस तरह से होता है कि अगर मेरे को कोई एविडेंस देना है तो मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस व्यक्ति को समन इश्यू करके बुलाओ और उसको विटनेस की तरह एग्जामिन करो या उसको डायरेक्शन दो कि कोई डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करे। तो कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है इस तरह का करेगा, उस व्यक्ति को समन इश्यू करेगा या उस व्यक्ति को समन भेजेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to be in derogation of powers of the magistrate to proceed under subsection 107। ये जो 107 में जो पावर है उसके इन एडिशन पावर है, ठीक है, उसमें जो 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 पावर दिए गए हैं उससे वो जो ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। अब सेक्शन है 146, पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। ठीक है, यहाँ पर जो पावर दिए गए हैं, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के पावर दिए गए हैं पावर, और उसके बाद उसमें रिसीवर की अपॉइंट भी करने को पावर दिए गए हैं। और वो पावर क्या होगी, तब तक वो रिसीवर यूज करेगा जब तक सिविल कोर्ट अपना खुद का रिसीवर अपॉइंट नहीं कर देती। ठीक है, देखते हैं हम। सब सेक्शन 1 है, इफ द मैजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 कंसिडर्स द केस टू बी वन ऑफ इमरजेंसी, or if he decides that none of the parties was then in such possession as is referred to in subsection in section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो पार्टीज है, एक उसको सर्कमस्टांसेस है, एक इमरजेंसी, दूसरा सर्कमस्टांसेस है कि ये जो इश्यू है ये दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो एक्चुअली पोजीशन में है ही नहीं, ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो अटैच कर देगा जो भी प्रॉपर्टी है उसको। ठीक है, सब्जेक्ट अंटिल द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब तक कोई सिविल कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है टाइटल डिसाइड करने के लिए और डिसाइड करने के लिए वो डिसाइड नहीं करती है तब तक, और वो अपना रिसीवर अपॉइंट कर देगा। प्रोवाइडेड दैट सच मैजिस्ट्रेट मे विथड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम इफ ही इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी लाइक्लीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ये पूरा जो प्रोविजन है, पूरा चैप्टर है, ये किसके ऊपर आधार है कि पब्लिक पीस ब्रीच होती है तभी ये पावर है, अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने का कोई पावर मैजिस्ट्रेट के पास या क्रिमिनल कोर्ट के पास नहीं है। यहाँ पर ये पावर क्यों वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ताकि पब्लिक पीस ब्रीच होने का डर है, एंडेंजर है तभी। सब सेक्शन 2 है, व्हेन द मैजिस्ट्रेट अटैचेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट
he may, if no receiver in relation to sub subject of dispute has been appointed by civil court, make such arrangement as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all the powers of a receiver appointed under the CPC. ठीक है, अटैच किया, अटैचमेंट करने के बाद क्या करेंगे, रिसीवर को अपॉइंट करेंगे, रिसीवर को जो भी इंस्ट्रक्शन देना होगा वो इंस्ट्रक्शन देंगे। कब तक वो रिसीवर अपॉइंट वो काम करेगा, जब तक सिविल जो कोड है, जो सिविल कोर्ट है उसका रिसीवर का अपॉइंटमेंट नहीं करती। और रिसीवर के पावर क्या क्या होंगे, जो सीपीसी में रिसीवर को पावर दिए गए हैं वो सारे पावर यहाँ पर रिसीवर को होंगे। इसमें प्रोवाइड जो है, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ अ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय द एनी सिविल कोर्ट द मैजिस्ट्रेट, जब सिविल कोर्ट उसको अपॉइंट कर देगी रिसीवर को, तब क्या होगा, shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court। ठीक है, अभी तक मैंने जो काम किया है उसका हवाला, उसका जो इनकम हुआ है वो, और मैंने कैसे काम किया वो सारा कुछ मैं सिविल कोर्ट ने जो रिसीवर अपॉइंट किया है मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा। जो अभी जो रिसीवर है, जो मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया है, वो सारा उस रिसीवर को दे दिया जाएगा, चार्ज पूरा हवाला जो सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है। may make such other incidental or consequential order as may be just, उसके बाद जो नेसेसरी ऑर्डर्स है वो करना पड़ेगा, जैसे कि उसका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट करना, वो सब जो है मैजिस्ट्रेट वो सब पावर एक्सरसाइज करेगा। इसके बाद है सेक्शन 147, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। ठीक है, ये आगे की जो सेक्शन थी उससे अलग है। Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time, and to put in written statements of their respective claim। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, आने जाने का कोई रास्ता है उसके लिए, या फिर जो पानी है, ठीक है, उसके लिए, तब वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। Subsection 2 है, the magistrate shall then pursue the statement so put in, hear the parties, receive all such evidences as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence, if any, as he thinks necessary, and if possible decide whether such right exists, and the provisions of section 145 shall so far as may be apply in the case of such inquiry। आगे हमने देखा 145 सेक्शन जो है 145, उसमें जिस तरह की इंक्वायरी होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, जैसे समन्स इश्यू होगा और जैसे समरी प्रोसीजर होगा, वो सारा कुछ इस केस के अंदर भी किया जाएगा। अब सब सेक्शन 3 है, if it appears to such magistrate that such rights exist, he may make an order prohibiting any interference with the exercise of such rights, including in a proper case an order for the removal of any obstruction in the exercise of any such right। कोई रास्ता ब्लॉक करता है तो उस तरह का जो भी ऑर्डर करने की जरूरत मैजिस्ट्रेट को लगती है वो करेगा। यहाँ पर प्रोवाइजो दिया गया है, provided that no such order shall be made where the right is exercisable at all times of the year, unless such right has been exercised within 3 months next for the receipt under subsection 1 of the report of a police officer or other information leading to the institution of the inquiry, or where the right is exercisable only at a particular season or on a particular occasion, unless the right has been exercised during the last of such season or on the last of such occasion before such receipt। ठीक है, वो जो राइट एक्सरसाइज होता है वो सीजनल राइट है, कुछ सीजन में ही उस जैसे कि कुछ सीजन के अंदर ही जो मच्छी पकड़ने का काम होता है, या फिर कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं तभी उस रास्ते का इस्तेमाल होता है, ये सारा कुछ ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर पहला लिमिटेशन बताया है कि जो पहले की सर्कमस्टांसेस थे वो कैसे गिने जाएंगे,
तो पुलिस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट बनाया उसके पहले के 3 महीने के पहले की क्या सिचुएशन थी वो देखा जाएगा। लेकिन ये जब डे टू डे यूज होता है तब 3 महीने गिनेंगे, लेकिन अगर सीजनल यूज होता है तो उसके पहले की सीजन में क्या सिचुएशन था उसको कंसिडर किया जाएगा। सबसेक्शन 4 है, व्हेन एनी प्रोसीडिंग्स commence under subsection 1 of section 145, the magistrate finds that the dispute is as regards an alleged right of user of land or water, he may, after recording his reasons, continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1. ठीक है, and when in any proceeding commenced under subsection 1 the magistrate finds that the dispute should be dealt with under section 145, he may, after recording his reasons, continue with the proceeding as if it had been commenced under subsection 1 of section 145. 145 की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और सारा जो भी 145 के अंदर जो बताया गया है कि किससे किससे उसका इंक्वायरी होगी वो सारा उस तरह से चलेगा। अब है सेक्शन 148, लोकल इंक्वायरी। Whenever a local inquiry is necessary for the purpose of section 145, section 146 or 147, a district magistrate or sub-divisional magistrate may depute any magistrate subordinate to him to make the inquiry and may furnish him with such written instruction as may necessary for his guidance and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid. ठीक है, हमने जो आगे देखा था इंक्वायरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करने का, सिमिलर उसी तरह का प्रोविजन है, लेकिन यहां पर सिर्फ चेंज ये है कि मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी करेंगे और वो इंक्वायरी के लिए डिप्यूट किसको करेंगे, किसी मैजिस्ट्रेट को जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा उसको डिप्यूट करेंगे इंक्वायरी करने के लिए, और उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा वो भी अंदर ऑर्डर करेंगे। द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डेप्यूटेड मे बी रेड एज एविडेंस इन द केस, उसको एविडेंस में एडमिसिबल होगा। सबसेक्शन 3 है, व्हेन एनी कॉस्ट have been incurred by any party to a proceeding under section 145, 146 or 147, the magistrate passing a decision may direct by whom such costs shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part or proportion, and such cost may include any expenses incurred in respect of witnesses and of pleaders fees which the court may considers reasonable. जो सेक्शन 145, 146 और 147 का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर जो कॉस्ट हुआ है विटनेस को बुलाने का, या जो पार्टीज है उसने अपना एडवोकेट एंगेज किया, या फिर जो पार्टी ने खुद ने एक्सपेंसेस किया, वो कौन पे करेगा? वो जो पार्टी है फुल्ली वो पे करेगी या दोनों पार्टी हाफ हाफ शेयर करेंगे या प्रपोर्शन में होगा, वो भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। ओके, तो ये आज हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, चैप्टर 10। ठीक है।